अभी हिंदी सुन के जान ही गए होगे कि सर को हिंदी भी आता है ना? तो यू कैन आस्क योर डाउट इन हिंदी आल्सो। नाउ अभी आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, आपको वीवीएक्स लक्ष्मण दिख रहे हैं, आपको एक नया हमारा प्रोजेक्ट है, इट इज कॉल्ड अ विनिंग माइंडसेट बाय बायजूस मास्टर क्लास एक्सेल, इसे हम नाम दिए मास्टर क्लास एक्सेल, और मैं उसका लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। यस, तो देखो आपके चैट बॉक्स में आपका लिंक चला गया। ये जो लिंक है इसके थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बेटा एक्चुअली हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं मास्टर क्लास एक्सेल का, जिसमें बहुत सारे इमिनेंट पर्सनालिटीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे, एंड व्हाट दे ऑल विल बी डूइंग, लाइक कि वो आपको अपने, चूंकि वो सब अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं। जैसे आप जानते हो वीएस लक्ष्मण को, इज अ वेरी 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 आई मीन स्पेशल बैट्समैन टू इंडिया, बहुत बड़े बैट्समैन थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। और ये आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, उसी तरह अलग अलग दिन, अलग अलग समय, अलग अलग सेशंस में अलग अलग एक्सपर्ट्स आएंगे, एंड दे ऑल विल बी आई मीन रिवीलिंग देयर सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। ओके, फर्स्ट सेशन 7 मई को 2 PM के समय होगा। ध्यान रखिएगा ये एक लाइव सेशन होगा, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी रिकॉर्डिंग फॉर दिस। और अगर आप चाहें तो आप इसको अपने फैमिलीज के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हैं। यू कैन इनवाइट देम ऑल। ठीक है, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, यू कैन। नाउ अभी बात करें बायजूस क्लासेस का, बहुत लोगों के लिए फर्स्ट क्लास है, तो एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से बात करें। आप सब जानते हैं 9th क्लास कितना जरूरी है। इतनी बार आपको आपके टीचर्स में भी, आपके घर में बड़े आपको बता चुके होंगे कि 9th क्लास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। 8th ट्रांजिशन था, 7th तक बच्चा वाला सब कुछ लग रहा होगा। आप भी अब तो अब सीनियर हो गए, अब आप 9th में आ गए, तो आपको पता होगा कि 7th कितना ईजी था। 8th थोड़ा मुश्किल, क्योंकि एक ट्रांजिशन होता है, एक बच्चे वाले दुनिया से बड़े वाले दुनिया की तरफ ट्रांसमिशन। ये पहला ट्रांसमिशन है 8th। तो 8th के बाद जो 9th है, यहाँ पे बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स बहुत बड़े बनेंगे। तो पहला चीज कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। 9, 10, 11, 12, हाँ दीक्षित बिल्कुल सही बात बाबू। 9, 10, 11, 12, 9th और 10th थोड़ा आसान है रिलेटिवली। 11th फिर से एक नया दुनिया शुरू होगा, जहां पे आपको फिर से और मेहनत करना होगा। तो खैर हमारा प्लान क्या रहेगा, 9th क्लास में अभी आप हैं, आपको लगातार थ्योरी क्लास मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, और फिर रिवीजन क्लासेस। इस रिवीजन का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, कभी 2 क्लास के बाद, कभी 3 क्लास के बाद, कितना बड़ा सिलेबस है, किस चैप्टर में और सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से रिवीजन क्लासेस मिलेंगे। और जब एक बार आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा, तो आपको एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस मिलेंगे, जो लास्ट टाइम पे पूरे सिलेबस को हम लोग रिवाइज कराएंगे तेजी में, क्वेश्चन प्रैक्टिस के हेल्प से। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम लोग क्लास 10th में एकदम जीतते हुए पहुंचेंगे। ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हम सीधा 9 से स्टार्ट करेंगे। 9th और आपके प्रीवियस क्लास, आप सब जानते हैं कोविड बैच, आप कोविड बैच के प्रोडक्ट हैं, ये बहुत बड़ा टैग है जो आपके ऊपर लगा है। तो इस टैग से घबराना नहीं है। कोविड बैच में बहुत लोग नहीं पढ़ पाए, सही बात है, ऑनलाइन उतना इफेक्टिव नहीं रहा स्टार्टिंग में, सही बात है। स्टार्टिंग में, अब तो वी आर यूज्ड टू इट, और अब तो बहुत अच्छा मींस बनकर सामने आया है। उस वक्त टेक्नोलॉजी का कमी था। वी एट बायजूस तो हम तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे थे, बट स्कूल्स और अलग अलग जगह पे उतना टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में नहीं थे, जो थोड़ा सा आप वहां लैग कर गए। बट हम उन सभी जो लैग करें उसमें आपको आगे लेकर जाएंगे, आपका वो लैग वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे। विल बी रिवाइजिंग द कंसेप्ट फ्रॉम द प्रीवियस ग्रेड आल्सो, ओके, ताकि कुछ ब्रिज क्लासेस के थ्रू आप अपने ग्रेड इफिशिएंट बन सके, एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। इतना ही नहीं, हर क्लास के पहले आपके पास एक स्लाइड चला जाएगा, जहां पे कि आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। क्लास में आपको 2 टीचर एडवांटेज मिलेगा, आप शायद जानते हैं, एक मैं और एक और हमारे मास्टर ट्यूटर। और आफ्टर क्लास आपके पास होमवर्क क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। इन सभी के बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, आपका काम क्या करना है। आपको पहले तो एक अच्छे से बैठना है बच्चा लोग। मैंने बहुत बार देखा कुछ बच्चे ये लेट जाते हैं मस्त एकदम। बेटा लेट जाने से पढ़ाई नहीं होता, मन मन शांत नहीं होता, सो जाता है मन। आपको आपके पास एक नोटबुक रखना जिसमें कि आप नोट्स बना सके, और वेब कैम ऑन रखिए। सॉरी, वेब कैम अगर आप अपना ऑन रखिएगा, तो वेब कैम ऑन रखने से मैं आपका फेस देख पाऊंगा, आपसे इंटरैक्ट और इफिशिएंटली कर पाऊंगा। लेक्चर्स पे कंसंट्रेट करना है, और साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए डाउट पूछिए, और रेगुलर क्लास अटेंड करिए। लास्ट बात, क्लास के बाद, क्लास के समय और आफ्टर क्लास जो होमवर्क है उसको सबको आपको साथ में करना है। होमवर्क अगर आप साथ में करते हैं और नोट्स एकदम सही सही बनाते हैं ना बेटा, आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा मेरा बात, नोट्स बहुत जरूरी चीज होता है, क्योंकि
मेरा बात आपके दिमाग में हमेशा नहीं रहेगा, इंसान भूलने के लिए बना होता है। आपको याद है क्या, आप अभी अभी अगर आपको एकदम एग्जांपल देता हूं लाइव, अभी अभी कुछ दिन पहले आप 8th का एग्जाम दिए होंगे, है ना? आपका जिस दिन, मान लो आज मेरा एसएससी का एग्जाम है, मैंने एसएससी का एग्जाम दिया, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं और सारा एसएससी भूल जाते हैं, होता है ना ऐसा? एग्जाम देकर बाहर निकले, ऑलमोस्ट क्या पढ़ते, साफ, ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं पूरा पूरा भूल गए, बट उसी वक्त अगर उसी पेपर को कोई घर पे दोबारा बनाने बोल दे, शायद उतना इफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग इफिशिएंटली, सबसे बेस्ट इफिशिएंटली तब होता है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, अटेंटिव होते हैं, उस वक्त सब कुछ याद रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कुछ 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 भूलने लगते हैं, इसलिए आप नोट्स बनाइए। थोड़ी देर में भूल जाते हैं बच्चा लोग, ये तो बहुत ज्यादा समय है, पूरे साल आपको याद रखना, तो प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स नाउ। पहला क्लास के लिए इतना लेक्चर काफी था आई गेस, है ना? नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू बिगिन विद सेशन। चलिए, सबसे पहले बात करूं कि हमारा बॉडी क्या क्या करता है। कुछ फंक्शन, सबसे पहले खाना खाते हैं, है ना, फूड इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जो वेस्ट बना वो वेस्ट को रिमूव भी करते हैं, इतने सारे काम हम कर रहे होते हैं। और क्या आपको पता है कि इतने सारे काम को करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं तो कम से कम 37 ट्रिलियन सेल्स, कितने जीरो होंगे ये भी काउंट करना मुश्किल है मेरे लिए, कम से कम अगर बायोलॉजी का टीचर हो तो मैं, 37 ट्रिलियन सेल्स। आप सोचो कितने सेल्स हैं आपके बॉडी में, और सारे सेल्स एग्जैक्टली सिमिलर फंक्शन करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर। अब बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, इतने सारे सेल्स सेम कैसे हो सकते हैं? ओवरऑल फंक्शन बेटा सेम होता है, ऊपर ऑल मतलब अगर आप ऊपर से बात करें तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होता है, सही बात है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। हमारे बॉडी में अगर हम सेल का बात कर रहे हैं तो हम क्या क्या करते हैं, जैसे हमने बात करा, अभी हमने दो बात बोला कि हमारे बॉडी में हम ये काम करते हैं, फिर हमने उसी वक्त ये भी बोला कि ठीक है सर हम तो करते ही हैं, साथ में हमारे बॉडी के अलावा हमारा बॉडी इतने सारे सेल से मिलकर बना जो सारा का सारा सेम काम कर रहा होता है। ठीक है, जरा देखते हैं उस सेम काम का। अगर हम बात करें तो हम सांस लेते हैं, देखो ये सेल भी सांस लेता है। We eat, cells also obtains nutrition. We reproduce, cells also reproduce, and we remove waste. Cell also excretes. Cell also removes its waste. और इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्यों बोल दिया भाई साहब? बाबू यही तो लॉजिक था हमारा, जो हम कर रहे हैं हमारा सेल भी एग्जैक्टली वही सब कुछ कर रहा है, और इसीलिए हमारा सेल का हर फंक्शन, हमारे बॉडी का हर फंक्शन हमारे सेल पे शुरू होता है, और इसीलिए हमारा सेल जो है वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। बोलिए कोई दिक्कत तो बताइए, अनम्यूट करके बताइएगा बच्चा लोग, बोलो। सर। डन। चलिए अभी बात करते हैं, अभी तो हमने बात करा सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। सेल को आपने डिफाइन करते हुए पढ़ा होगा मे बी स्कूल में, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा पढ़ा होगा। फंक्शनल क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि हर फंक्शन जो हमारा बॉडी एज अ होल करता है वो सारा फंक्शन सेल भी करता है इंडिविजुअल लेवल पे। अब पढ़ते हैं कि हम अपने सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं। नहीं बेटा, सेल भी करता है, सेल भी डाइजेस्ट करता है। आप सोचो ना, अमीबा एक सेल है, यूनिसेलुलर है, डाइजेस्ट करता है, हाँ करता है, ठीक है। तो है बिल्कुल, सेल हर वो काम कर सकता है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फंक्शन में देखिए, ये देखो ये एक सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्व सेल का दूसरा नाम है, शायद आप जानते हैं, ये नर्वस टिश्यू है। ये एक टिश्यू है, देखो बहुत बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर नर्वस टिश्यू बनाए, बहुत सारे नर्वस टिश्यू मिलकर ब्रेन बनाए, जो कि एक ऑर्गन है। बहुत सारे ब्रेन और उसकी तरह के स्ट्रक्चर्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना, नाम है नर्वस सिस्टम। यह है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर फाइनली बनाए ऑर्गेनिज्म। बेटा एक बात बताना, हमारा पूरा बॉडी बेसिकली किससे मिलकर बना है? सेल से, है ना? और इसीलिए वी आर कॉलिंग सेल एज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए
Now let's learn the structure and functional unit, the cell in detail. So सेल सारा वो फंक्शन करता है ऑर्गेनिज्म का जो कि उसके लाइफ के सस्टेनेंस के लिए जरूरी है, और हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है, इसीलिए हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. नाउ let me call our master tutor so as to discuss about the different aspects of cell. सबसे पहले सेल किसने ढूंढा, सेल थ्योरी क्या है, इस तरह का चीज. हाँ बेटा, our body is made up of cells only. Okay अनुकल्प. Now let me call our master tutor. So ध्यान से सुनिएगा. 21, King Charles II of England wanted to know what the insect world looked like. He commissioned an examination of the natural world under the lenses. And this is when I will introduce you to Robert Hooke. He was an English physicist. Now, Hooke accepted the king's assignment and he devised an instrument which had a 6-inch tube fitted with 2 convex lenses like you can see and an oil lamp as a light source. And what he did was that he observed a bunch of organisms like louse, flea, gnat, housefly, even under his primitive microscope, and made drawings of his observations in his book. But Hooke was a curious guy. He didn't stop at that. He wanted to know how other random stuff looked under this fantastic new instrument. So one of these days, when he was just putting tiny things under the microscope and looking at them, he decided, hey, I want to observe a thin slice of cork. And it is what he saw under this thin slice of cork that we remember him for today. What he saw was a bunch of compartments which he drew like this. Since he thought these compartments looked like the small rooms that monks used to stay in, he decided to call them cells, based on the term cellular, which is what the monk rooms were called. And this is the story of how the cell was discovered and how it got its name. Although Hooke discovered that cells did exist, he pretty much did not see them alive. Who did then? Let me introduce Anton van Leeuwenhoek. Not a scientist, mind you, but a Dutch lens maker. And he believed that he could make a better microscope than Robert Hooke and improve upon his work. So he crafted way better lenses and constructed an improved microscope. He made really thin lenses which he embedded into a metal sheet with a small opening in the center to observe the sample. He would apply sample on the sample pin over here, and by turning the screw, called the main screw, he would adjust the height of the sample so that it was exactly where he could observe it. And then, by turning the screw, which he called the adjustment screw, he could adjust the distance of the sample from the lens. Now, this helped him focus the image much better, simply by adjusting the distance between the sample and the lens. All the screws and the different ways of adjusting the sample and the image made this microscope way more complicated and much, much, much more superior to Hooke's microscope. After that, he did what Hooke did. He observed random stuff as well, like semen, blood, pond water, muscle, tissue, and so on and so on and so on under his microscope. And this is actually how he ended up observing microorganisms under his microscope. He looked at them and he was like, these guys are really small. They're small animals. And he called them animalcules, which is small animals. This was the very first time a living microscopic organism or a cell had been observed. Makes sense now that we call Anton van Leeuwenhoek as the father of microbiology. चलिए बच्चा लोग, तो आई गेस अब आपने पूरा हिस्ट्री समझ लिया किस तरीके से हुआ. तो सबसे पहले सेल का डिस्कवरी हुआ था रॉबर्ट हुक के थ्रू. ही वाज द फर्स्ट टू विजुअलाइज सेल इन अ कॉर्क. कॉर्क एक टिश्यू है जो कि डेड होता है. कॉर्क इज अ डेड टिश्यू. तो जाहिर सा बात है, अगर आप डेड टिश्यू में कुछ भी देखोगे तो जो दिखेगा वो डेड ही तो दिखेगा, है कि नहीं? बताओ. डेड टिश्यू को देखोगे तो डेड सेल से दिखेगा. तो ही सॉ द फर्स्ट सेल, दैट्स ट्रू, बट इट वाज अ डेड सेल. उसके बाद आया एंटोन वॉन लियोनहुक, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखा, एंड ही कॉल्ड देम एज एनिमैलिक्यूल्स. ओके, नाउ एक बार जरा माइक्रोस्कोप का बात करें. माइक्रोस्कोप दो तरह का मेनली.
ठीक है, माइक्रोस्कोप मेनली दो तरह का, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जिसमें सिर्फ एक लेंस होता है और कंपाउंड जिसमें एक से अधिक लेंस होता है। याद रखिएगा, सिंपल में एक लेंस, सिंपल में यही मेन डिफरेंस है, बाकी सब आप भूल सकते हो। और कंपाउंड में मोर देन वन, मेनली टू होता है। मेनली कितना? टू, एक यहां और एक इधर। देखिए आई गेस, चलिए मैं आपको पूरा पूरा इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। देखो इधर देखो, इसको इसको दिमाग में रखना, ध्यान रखना। जहां से आप किसी चीज को देखते हो इसको बोलते हैं आईपीस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आईपीस। फिर देखो ये है, इसको बोलते हैं एडजस्टिंग नॉब। बोलो अभी कुछ पूछना है बेटा? नो। ओके, एडजस्टिंग नॉब, व्हाट इज इट कॉल्ड? एडजस्टिंग नॉब। बेटा एडजस्टिंग नॉब से ना हम मैग्निफिकेशन एडजस्ट करते हैं। कभी आपने कोई रियल में माइक्रोस्कोप देखा है स्कूल के लैब में? क्या बात है, क्या बात है, दो बच्चे देखे हैं बेटा। हाँ विनीत भी शायद देखा है। क्या बात है, 3 4। तो अगर आपने देखा तो आप देखे होंगे कभी आपके टीचर अगर इसको अरेंज कर रहे हो तो वो यहाँ से कुछ घुमाते हैं, एक आंख से देख रहे होते हैं इस आईपीस के थ्रू और एक से घुमा रहे होते हैं इसको। एडजस्टिंग नॉब से एक्चुअली हम मैग्निफिकेशन एडजस्ट करते हैं। वी एडजस्ट द मैग्निफिकेशन। क्या बात है, इतने सारे लोग देखे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर देखो ये दूसरा लेंस होता है, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या नाम है इसका? ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस। और फिर यहाँ पे होता है ग्लास स्लाइड, जिसपे हम अपने किसी भी सेल को रखते हैं। ठीक है, दिस इज द ग्लास स्लाइड। और यहाँ अक्सर मिरर होता है, या आजकल के नए माइक्रोस्कोप में तो वहां लाइट सोर्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, यानी कई बार बल्ब ये सब लगा देते हैं। तो मिरर या कोई भी लाइट, हाँ लाइट सोर्स। चलिए सो नाउ, रॉबर्ट हुक सबसे पहले कॉर्क को देखे थे माइक्रोस्कोप को यूज करके। आई गेस यहाँ पे रेड विजिबल होगा ज्यादा अच्छे से। हाँ ठीक है, और उन सभी को उन्होंने सेल नाम दिया क्योंकि ये मॉन्क्स के क्वार्टर की तरह दिख रहे थे। ऐसा ओके। विनीत आपने शायद नहीं, विनीत हेलो, हाँ ठीक है, उधर से ही हो रहा था, मेरा आवाज ही को हो रहा था, कोई नहीं। तो ये देखो ये जो सेल है ये इस तरह का दिख रहा था और ये मॉन्क्स के क्वार्टर्स की तरह दिख रहे थे, इसलिए इन्होंने इसका नाम सेल रखा। ठीक है, चलिए नाउ वी आर टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। तो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द कॉक सेल्स डिवाइडिंग, ऑब्जर्व द डेड कॉक सेल्स, डिस्कवर द न्यूक्लियर मटेरियल इन द सेल्स। क्या सही बताइए आप ही लोग? बी, बिल्कुल, बहुत सिंपल सा सवाल। ही ऑब्जर्व द डेड सेल्स। ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा। नाउ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जब ये सेल ये सब ढूंढा गया उसके बहुत समय के बाद एक सेल के लिए कुछ नया रूल्स या नया जनरलाइज सेंटेंस का बात करने का कुछ कोशिश करा गया कि हर ऑर्गेनिज्म में सेल कैसा होता है उसके बारे में जाने। तो वहां पे एक कंसेप्ट आया सेल थ्योरी का। किसका कंसेप्ट आया? सेल थ्योरी का। ये सेल थ्योरी क्या था, कैसा था, इसके बारे में वापस हम लोग जानते हैं। एंड दिस टाइम अगेन टू लर्न मोर अबाउट द सेल थ्योरी आई एम कॉलिंग अवर मास्टर न्यूटन। So, a theory to explain the living nature of the cells and the universal existence. And that's how we got something called the cell theory. Now, mind you, this did not happen the day after the cell was discovered. It was nearly 2 centuries after the discovery of the cell that Matthias Schleiden, a botanist, and Theodor Schwann, a zoologist, both Germans, got together and formulated this theory. So, Schleiden had concluded that all plants are made completely of cells. Schwann similarly concluded that all animals aren't left behind, they are also made up of cells. Then, they both sat across a table, put their minds together, and created 2 tenets of the cell theory. 1. Living organisms are composed of cells and cell products. Pretty simple, really. Every part of every living organism is composed either of cells or products that are produced by the very same cells. The second tenet of the cell theory stated that
The cell is the basic unit of structure and organization in living organisms, and this we discussed in detail with the definition of the cell. 2 tenets weren't enough to theorize something as fantabulous as a cell, and this theory was further improved by Rudolf Virchow. Now, wow, he's a German too, and he added the 3rd tenet to the other 2 tenets. He said cells arise from pre-existing cells, which pretty much makes sense. To make a cell, you need a cell. A cell cannot not really arise from nothing. चलिए बच्चा लोग, तो शायद अब आप जान गए सेल थ्योरी का पोस्टुलेट्स क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होता है। देखो, स्लीडन एंड स्वान मेनली स्टार्टिंग में 2 थे। स्लीडन एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट पे स्टडी कहा और कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर स्वान क्यों पीछे रहने वाले थे? ये एक जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल पे स्टडी करते थे। इन्होंने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। 2, पहले स्लीडन बोले ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, फिर स्वान बोले ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सुनना, इन दोनों को मिला के पहला सेल थ्योरी बना, जिसने कहा ठीक है भाई साहब, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, ठीक है, सुनिएगा। लेकिन ये कंप्लीट था। क्यों कंप्लीट नहीं था? क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर नए सेल कैसे बनते हैं। सर, हाउ द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। बेटा, जैसे हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, उसी तरह पूरे प्लांट का बॉडी भी सेल से बना हुआ है। दीक्षित, गॉट इट बेटा? जैसे, हाँ बिल्कुल। चलिए, अब सुनना, तो सेल थ्योरी सबसे पहली बार किसने दिया? स्लीडन एंड स्वान। क्या कहे कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक था, एक कमी था। कमी ये था कि उन्होंने ये नहीं बताया कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। तब आए रुडोल्फ वर्चाव, आर वर्चाव। इन्होंने कहा सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक्चुअली इन्होंने एक दूसरे ही लैंग्वेज में वर्ड बोला था। उन्होंने कहा था ऑमनिस सेलुला इज सेलुला। शायद आप ये नाम सुने हो, ऑमनिस सेलुला इज सेलुला, जिसका मतलब होता है सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और उसके बाद सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन्होंने ड्रॉबैक खत्म कर दिया कि सेल, नया सेल कहां से आता है। इन्होंने बता दिया पहले से जो सेल थे उसी से नया सेल बनता है। और नाउ वी आर गिविंग द कंबाइंड क्रेडिट टू द सेल थ्योरी टू ऑल दीज 3 साइंटिस्ट्स। ठीक है बेटा, all plants are made up of cell, all animals are made up of cells, and cells arise from pre-existing cells. हाँ वनित बेटा बोलो, कोई डाउट? आई कैन सी। अच्छा ठीक है, आप वापस म्यूट कर लिए। ओके, सो देयर इज अ पोल क्वेश्चन कमिंग अप एंड लेट मी सी सबसे पहले आंसर कौन करता है। Who among you is giving the first correct answer? The time starts now. Who proposed that all animals are made up of cells? किसने कहा था? स्लीडन ने, स्वान ने, हुक ने, वर्चाव ने? नंदिनी। नंदिनी सबसे पहला जवाब दी। एक्चुअली सबसे पहला जवाब हितांश दिया था, लेकिन बेचारा गलती हो गया और अभी वो रेक्टिफाई करा, तो सबसे पहला वो नहीं रहा। द फर्स्ट इज नंदिनी। ओके, 10 more seconds, ज्यादा समय नहीं दूंगा। 10 more seconds, 3 of you are still left. Be fast बेटा। ओके, only 2 of you are left. सिर्फ एक और बचा बेटा, 3 सेकंड और, टाइम अप होने वाला है, जल्दी। ओके, टाइम अप। द करेक्ट आंसर इज स्वान। ठीक है, स्वान जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था सारे एनिमल सेल से बने हैं। स्लीडन ने कहा था सारे प्लांट सेल से बने हैं, और आर वर्चो ने तो सिर्फ मॉडिफाई करा था। आर वर्चो modified the cell theory and said that all cells arise from pre-existing cells. Okay, now there is one more question coming up. लेट्स सी, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दीज कैन बी इंटरप्रेट फ्रॉम द सेल थ्योरी। इनमें से कौन सा बात आप सेल थ्योरी से निकाल कर सामने ला सकते हो कंक्लूजन के फॉर्म में? पहला वाला, ऑल लिविंग सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन कॉमन एंसेस्टर। सही है, गलत है, क्या लगता है? Right. बिल्कुल सही बात है। ये आप बोल सकते हो ना, अगर सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं तो कोई तो सेल होगा जो सबसे पहले आया और उसके बाद बाकी सारे सेल उसी से बने। Yes. ठीक है, दूसरा, प्लांट्स आर सुपीरियर टू एनिमल्स। सही है, गलत है? जाहिर सी बात है, गलत है। प्लांट्स हमसे सुपीरियर नहीं है वो। नहीं, yes. तीसरा, देयर इज नो बायोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट लाइक हाँ, ये भी फॉल्स है यार, हम लोग जुड़े हैं।
प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में रिलेशन है। एंड लास्ट इज प्लांट एंड एनिमल्स आर लाइक डिस्टेंटली रिलेटेड कजन्स। बिल्कुल सही बात है, हम लोग बहुत दूर के रिश्तेदार वाले हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो करेक्ट आंसर ए और डी दोनों है। ओके बेटा, सो नाउ वी आर टू दिस डाउट बोर्ड, सो एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। कुछ भी पूछना चाहते हो बेटा पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है? नहीं नो सर। क्या बात है, ठीक है फिर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, डन 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 डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आपको 3 अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, 3 स्लाइड है। एक एलिफेंट का, दूसरा मशरूम का, और तीसरा पॉन्ड वाटर का, ठीक है। इन सभी को स्कैन करते हैं और इसके अंदर सेल्स कैसे हैं ये देखते हैं, ठीक है। इन सभी को स्कैन करके इसके अंदर का सेल्स देखते हैं। देखो, जब हम एलिफेंट का सेल देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, मशरूम का देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, और पॉन्ड वाटर देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। मतलब तीनों में डिफरेंस है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई, सब डिफरेंस तो है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि एलिफेंट और मशरूम में बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े हैं, जबकि पॉन्ड वाटर में जो भी सेल्स आप देख पा रहे हो वो सब अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंस है। तो ये क्या चीज है, इसको जरा समझते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कितना सेल है, उसके अनुसार हम ऑर्गेनिज्म को 2 तरह का बोलते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा पूरा बॉडी सिर्फ एक सेल से बना है और वही एक सेल उसके बॉडी का सारा फंक्शन कर रहा है, वी आर कॉलिंग इट एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एंड इफ मल्टीपल सेल्स आर वर्किंग टुगेदर टू सस्टेन लाइफ, एक से अधिक सेल्स है जो अलग अलग काम कर रहा है, वी आर कॉलिंग इट एज सेलुलर। हाँ, मल्टी सेलुलर। वेरी गुड बेटा, डन। नाउ अभी देखो, सेल्स ऑफ मल्टी, हाँ बोलो बेटा, एनी डाउट्स, एनीवन? बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? शालमली बोलो बेटा। हाँ बोलो, ना कि पॉन्ड वाटर के पार्टिकल्स में स्पेसिस के लिए वापस बोलना, क्या बोल रही हो? हमें ऐसे भी बता सकते हैं ना कि पॉन्ड्स वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है, इसके लिए उनके space। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, वो तो आप लिक्विड सॉलिड गैस केमिस्ट्री वाला सोच रही हो। मैंने पॉन्ड वाटर के बीच का स्पेस नहीं बोला, मैंने ये कहा कि पॉन्ड वाटर में बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे और आप उसको देख रहे हो, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये पारामीशियम एक्चुअली। अगर मैं डिटेल में अभी बता दूं तो, पारामीशियम का नाम सुना है? हाँ, तो ये पारामीशियम है। इसी तरह मैं भी अमीबा भी देख सकता था पॉन्ड वाटर में, ठीक है। तो हम उन ऑर्गेनिजम्स का बात कर रहे हैं, नहीं कि उस लिक्विड पार्टिकल का, लिक्विड के एटम का, ठीक है ना। अभी आई गेस कि अब आपको क्लियर हो डाउट? यस सर। डन। सो अब क्वेश्चन है कि ये सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ओनली अ वर्कर व्हाइल द सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मास्टर। डिस्कस करिए। बोल रहा है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल वो सिर्फ एक वर्कर है, आई मीन मास्टर है, जबकि मल्टी सेलुलर में सेल वर्कर है। आप बात एकदम सही है बेटा। आप सोचो, अमीबा एक ही सेल है और वो खुद ही जो मन सो कर रहा है। उसको जब मन खाएगा, जब मन तब एक्सक्रीट करेगा, जब मन तब डाइजेस्ट करेगा, जब मन तब रिप्रोड्यूस करेगा। एक ही सेल है, तो वो मास्टर है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो ब्रेन है ना, ये सारे सेल को कंट्रोल करता है। नीलाव, आई विल बी गिविंग यू नेक्स्ट चांस, ओके। न्यूरॉन जो है वो सारे को कंट्रोल कर रहा होता है, नर्व सेल्स, जो कि हमारे हर सेल को बताता है कि आपको अभी डाइजेस्ट करना है, आपको अभी रिप्रोड्यूस करना है, या आपका रोल ब्रीदिंग में रहेगा, वो कंट्रोल करता है। तो हमारे मल्टी सेलुलर में हर सेल वर्कर होता है, ना कि मास्टर होता है। एक और बात समझिएगा, किसी ऑर्गेनिज्म में जितना बड़ा साइज किसी ऑर्गेनिज्म का, उसका बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स उतना ज्यादा। जितना बड़ा साइज किसी ऑर्गेनिज्म का, उसके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स उतना ज्यादा। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सेल्स इन देम। जितना बड़ा बॉडी, उतना बड़ा उसमें नंबर ऑफ सेल्स, उतना ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो एलिफेंट ज्यादा बड़ा है तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स उतना ज्यादा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, अलग अलग सेल्स का अलग अलग साइज भी होता है। ये ब्लू व्हेल का न्यूरॉन है, इसका साइज 25 मीटर के क्रॉस होता है। उसी तरह माइकोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट सेल है,
ये लॉन्गेस्ट सेल है, ध्यान रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल ब्लू वेल न्यूरॉन, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, ये 0.3 माइक्रोन मीटर होता है। ये माइक्रोन लिखा है, क्या लिखा है? माइक्रोमीटर, सॉरी माइक्रोन, नॉट माइक्रो, माइक्रोन मीटर। अमीबा, अमीबा का साइज 10 to 100 माइक्रोन मीटर होता है। और ये है ऑस्ट्रिच एग, ध्यान रहे बेटा ये लार्जेस्ट सेल है और इसका साइज 120 to 170 mm होता है। मिलीमीटर लिखा हूं इस बार मैं। बेटा एटम्स केमिस्ट्री में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स वो केमिस्ट्री में है, आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप पढ़ेंगे ये सब केमिस्ट्री में 9th में ही पढ़ना है, सेकेंड टर्म में और लास्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर जो केमिस्ट्री का उधर ये डिस्कस करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम मॉलिक्यूल ये सब, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे सेल और सेल पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा बेटा हमने इस स्लाइड में 3 चीज सीखा, लॉन्गेस्ट सेल अलग है, लार्जेस्ट अलग है और स्मॉलेस्ट अलग है। लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। अच्छा माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है पीपीएलओ, कोई फुल फॉर्म बताएगा पीपीएलओ का? एनीवन वुड लाइक टू गिव द आंसर? पीपीएलओ अनम्यूट करिए, बताइए। नहीं, ठीक है। पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लिख देता हूं मैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हमने बात करा कि सर जितना बड़ा बॉडी उतना ज्यादा बड़ा, उसमें उतना ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जितना बड़ा बॉडी आपके बॉडी में उतना ज्यादा बड़ा बड़ा सेल्स होगा। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि आप भी ह्यूमन है मैं भी ह्यूमन हूं, मे बी आपका हाइट मेरे से कम है, मे बी, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे बॉडी में आपके बॉडी के मुकाबले बड़े बड़े साइज के सेल्स हैं, नहीं, इसका ये मतलब है कि मेरे बॉडी में आपके बॉडी से ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं। सो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट ऑलवेज, कभी कभी हो सकता है कि ऐसा हो बट हमेशा नहीं, डज नॉट ऑलवेज डिटरमाइंस द साइज ऑफ सेल्स इन देम। ओके, अब जरा सेल के शेप का बात करें, नर्व सेल ब्रांच्ड होता है, आरबीसी ये डिस्क लाइक होता है, डिस्क शेप, या इसको बाइकनकेव भी बोलते हैं, और ये है मसल सेल, ये स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल बोले तो एंड्स टेपरिंग, जो एंड है ना वो थोड़ा कोनिकल है, और जो मिड पार्ट है ये थोड़ा बल्ज है, उभरा हुआ चौड़ा, ठीक है। नाउ अगेन अलग अलग शेप का जो सेल्स का जो शेप है ये डायरेक्टली उसके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं डिस्क शेप होता है आरबीसी का, तो ये इसलिए होता ताकि वो आराम से छोटे छोटे गैप्स के थ्रू भी फ्लो कर सके। अगर मैं कह रहा हूं कि न्यूरॉन ब्रांच होते हैं, ताकि इसलिए क्योंकि ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा उतना फास्टर कम्युनिकेशन हो पाएगा। ओके, तो शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन दे प्ले, द फंक्शन ऑफ द सेल। ओके, चलिए बच्चा लोग बताइए, यहां तक कोई भी डाउट कुछ भी तो आप बता सकते हैं, बोलिए। एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क, कुछ भी पूछना हो बेटा तो बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, बताइए। कुछ भी पूछना है बच्चा लोग, बिल्कुल मत घबराइए, बताइए। नो सर। नहीं पूछना, ठीक है फिर। चलिए, तो नाउ वी आर अगेन टू अ पोल क्वेश्चन एंड अगेन लेट मी सी कि सबसे पहले आंसर कौन कर रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द शेप ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ द सेल। बड़ा आसान सवाल है बेटा, बताओ। इट्स सनप्रीत, इस बार वैभवी वही काम करी, पहले गलत और अभी सही करी। सबसे पहले आंसर करी थी लेकिन बेचारी गलत हो गई, कोई नहीं बेटा, अगली बार बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 20 मोर सेकंड, जल्दी सब लोग ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करिए। 10 मोर सेकंड्स। टाइम अप। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फंक्शन। किसी भी सेल का जो शेप है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो अब जरा सेल के अंदर चल के देखते हैं कि सेल के अंदर क्या है, ठीक है।
तो एक इस पूरे चीज को समझने के लिए आई एम कंपेयरिंग दिस सेल टू अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की तरह कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो सेल कोई फैक्ट्री है, तो अगर सेल कोई फैक्ट्री है तो सबसे पहले तो कोई फ्लोर चाहिए ना, या उससे पहले आप बोलो कि कोई कंट्रोल रूम चाहिए जहां से कंट्रोल करें, जहां पे मेन हेड ऑफिस हो, जहां मैनेजर बैठते हो। दैट कंट्रोल रूम इज लाइक दिस न्यूक्लियस, ठीक है। और उस न्यूक्लियस के अंदर मैनेजर जो है वो है जेनेटिक मटेरियल विच कंट्रोल्स द होल ऑफ द सेल। जैसे मान लो अगर इस पूरे क्लास से कंपेयर करें तो मैं हूं जेनेटिक मटेरियल जो इस पूरे क्लास को कंट्रोल कर रहा हूं, और हूं कहां, तो अपने घर पे जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो the genetic material is me who is controlling the cell, and where this genetic material is located, that is that nucleus, the chamber of that manager, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी ये सारा काम कहीं हो रहा होगा तो कोई तो फ्लोर होगा, कोई तो जगह होगा जहां ये हो रहा होगा। तो ये जो फ्लोर है, ये जो स्पेस है जहां ये सब कुछ होता है, वो है ये साइटोप्लाज्म, ये प्लॉट। फ्लोर को हम बोले प्लॉट, वो जगह, वो जमीन जहां पे ये फैक्ट्री आप बनाए हो, तो वो है साइटोप्लाज्म, जहां पे सारे ऑर्गेनेल्स, जहां पे सारे मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं और वो काम कर रहा होता है। और उसी जमीन पे, उसी प्लॉट में, उसी एरिया में कहीं मैनेजर का ऑफिस भी होता है ना। तो ये देखो, ये पूरा साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में ही सब कुछ है। इसी के बीच में एक स्पेशल एरिया है जहां सब लोग नहीं जा सकता, जहां मैनेजर होते हैं। यहाँ सब लोग नहीं जा सकता, वहां मैनेजर होते हैं। और मैनेजर का जो रूम है, जो चैम्बर है, उसको आप बोले न्यूक्लियस, ठीक है। अब जरा देखना, उसी तरह आपका जो फैक्ट्री होगा उसका कोई बाउंड्री होगा। तो जो आउटर बाउंड्री होता है दैट इज लाइक सेल मेम्ब्रेन। देखो आउटर बाउंड्री, अनुकल्प बेटा कुछ पूछना है? आई कैन सी आप अनम्यूट करे हो। हाँ अनुकल्प कुछ पूछना है बेटा? सर वो गलती से हो गया था। अच्छा कोई नहीं, तो फिर म्यूट रखो, जब पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछना, ठीक है। हाँ, ऐसे कोई बैकग्राउंड आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। चलिए, ये तो रहा सेल मेम्ब्रेन का बात हमने करे, हमने बात करा साइटोप्लाज्म का, हमने बात करा न्यूक्लियस का, ठीक है। अब जरा हम इस पूरे सेल को 3 पार्ट में बांट रहे हैं। सबसे पहले एक आउटर मोस्ट रीजन जिसको आप बोले सेल मेम्ब्रेन, ये जो मेन बीच का एरिया जहां पे सारे सेलुलर एक्टिविटीज हो रहे हैं, द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एंड देन द इनरमोस्ट कोर एरिया जहां मैनेजर बैठ रहे हैं, मैनेजर साहब, दैट इज न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर मैनेजर कौन है? दैट इज जेनेटिक मटेरियल। हाँ, जेनेटिक मटेरियल। ओके, चलिए अब जरा डिटेल में देखते हैं इन सब चीजों को। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जैसे मैंने कहा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। पूरे सेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी के पास होता है, ठीक है, पूरे सेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये हर जनरेशन बाय जनरेशन कॉपी होता है, ये यहीं पे फिक्स नहीं हो गया। एक सेल में था, वहां से उसके नेक्स्ट सेल में जाएगा, उसके डॉटर सेल्स में जाएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन चलता आ रहा है, ये बहुत समय से चल रहा है और हर जनरेशन बाय जनरेशन कॉपी हो रहा है और हमारे तक पहुंच रहा है, ठीक है। आई गेस इट्स टाइम फॉर मी टू कॉल अवर मास्टर ट्यूटर, ताकि हम लोग इस थोड़ा साइटोप्लाज्म वाले पार्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ें, ठीक है। So since there are a lot of busy things happening inside your cell, you need to have special parts carrying out all these different functions and doing other important stuff. And they have a special name. They are called organelles. Okay, organelles, because if scientists, gave them some simple name like stuff doers, you won't really appreciate how amazing and complicated these guys are and how beautifully they actually carry out so many different functions in our body. Okay, seriously, organelles, because they are like mini organs and they float in this highly liquidy material called the cytoplasm.
चलिए, तो अब जरा साइटोप्लाज्म को देख लें। साइटोप्लाज्म के अलावा उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक फ्लोर होगा, एक प्लॉट होगा, जहां पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मशीन इंस्टॉल्ड होंगे। जैसे मान लो मुझे एक डेयरी ही खोलना है, तो कहीं पे मैं मिल्क को कलेक्ट करूंगा, उसके लिए मशीन्स, कहीं पे उसे पास्चराइज करूंगा, उसके लिए मशीन, कहीं पे उसे पैक करूंगा, उसके लिए मशीन, तो अलग अलग मशीन्स होंगे। उसी तरह एक सेल मेम्ब्रेन पे भी अलग अलग मशीन्स होंगे, सेल मेम्ब्रेन में भी। और उन सबको हम लोग बायोलॉजिकली, अभी अगर सेल के कंपैरिजन में बात करें तो बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेल। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, जरा देखो, सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, या माइटोकॉन्ड्रिया से पहले तो साइटोप्लाज्म ही आ गया, कोई नहीं, चलो पहले साइटोप्लाज्म ही पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म का बात करें तो ये वो सेमी फ्लूइड है, एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस जो पूरे सेल को भर के रखता है, मैट्रिक्स। सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शन का मीडियम यही है, और सारे सेल ऑर्गेनेल को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये वो जगह प्रोवाइड करता है जहां पे कि ये सारे सेल ऑर्गेनेल ऑपरेट कर पाए। Now talking about comparing that cell with that cell, watermelon. देखो बहुत अच्छे से कंपेयर करा हमने। तो सबसे पहले अगर वाटरमेलन से बात करें तो ये जो जब कंपेयर करेंगे तो कौन सा पार्ट आप बोलोगे कि ये साइटोप्लाज्म है? देखो, ये बी वाला पार्ट, क्योंकि यही वो एरिया है जहां पे सारे सीड्स हैं। सीड्स को आप बोल लो लाइक न्यूक्लियस, ये जो कवरिंग है इसको बोल दो सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो बी वाला पार्ट है ये लग रहा है कि साइटोप्लाज्म की तरह है। ओके, नाउ again I feel like it's time for us to call our master tutor, this time to learn in detail about plasma membrane, वो boundary। ठीक है, चलिए, so it's your turn again। Let's now move on to the cell. What we see here is the plasma membrane, and it is the single membrane that encloses all of the cell components and separates it from everything outside it. Now, the cell membrane structure is explained by the classic fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson. So, in this fluid mosaic model, the plasma membrane is made up of a phospholipid bilayer. Now, bilayer simply means two layers. So, it means that the plasma membrane has two layers of phospholipid molecules. This whole membrane has a kind of fluid property to it. That is because the fatty acid side chains of the cells are not rigid. They're not locked into place. They're mostly floating around, allowing the whole membrane to remain pretty flexible. In other words, fluid. And so you have the fluid part of the fluid mosaic model. Now you must be wondering, what is mosaic? This looks pretty colorful. That's why mosaic. And what are these colorful parts? There are also many proteins that you can see floating around in this fluid membrane. These proteins appear like mosaic patterns in the fluid membrane, and that's how the model gets its name. Some of these proteins may be integral, which in simple words means they span the whole cross section of the membrane, or they can be external proteins that are present on either side of the membrane, inside and outside. Let's now move outward to the surface of. ठीक है बच्चा लोग, तो आई गेस नाउ अभी वापस से टाइम आया कि एक बार हम लोग वापस से रिवाइज करते हैं सेल मेम्ब्रेन। बेटा सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन का नाम ही देखो क्या है, इट्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दो वर्ड, फॉस्फोलिपिड और फिर एक वर्ड बाइलेयर। बाइलेयर इसलिए दो लेयर है, देखो एक लेयर और दूसरा लेयर। और फॉस्फोलिपिड का क्या मतलब? इस फॉस्फोलिपिड का मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये दो चीज से मिलकर बना है, फॉस्फोरिक एसिड और लिपिड। दो चीज से मिलकर बना है, फास्फोरिक एसिड और लिपिड, इसीलिए उसको ओवरऑल बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। और चूंकि दो लेयर में है, वी आर कॉलिंग इट एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, अच्छा देखो, इसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन है जिसको सरफेस प्रोटीन बोले, कुछ बीच में फंसा हुआ है, वी आर कॉलिंग इट एज इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और देखना सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का कि ये किसी भी चीज को अंदर या बाहर आने देता है, और देखता है कि क्या चीज अंदर जा रहा है, क्या बाहर जा रहा है, और कंट्रोल भी कर सकता है। इट कैन कंट्रोल कि व्हाट इज गेटिंग इन और व्हाट इज गेटिंग आउट ऑफ योर सेल। ठीक है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन
के साथ अंदर जो भी हम उसको प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। बेटा सबसे पहले मैं बताऊं प्रोटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रहना। दूसरा बात, ये नाम कौन रखे थे भाई साहब, तो ये नाम रखे थे पुरकिंजी। कौन रखे थे, पुरकिंजी। अजीब नाम है आई नो पुरकिंजी, बट चलो ठीक है, पुरकिंजी। प्रोटोप्लाज्म एक कलरलेस मटेरियल है, लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, और ये नाम रखे थे पुरकिंजी। बेचारे के पास नाम का कमी था, और आई गेस आप समझ सकते होंगे उस वक्त गूगल तो था नहीं कि नाम सर्च कर लिए, है ना। आज हम नाम सर्च करके रखते हैं। कोई नया बच्चा हमारे यहाँ जन्म लेता है तो हम लोग खोजते हैं कि कौन सा नाम अच्छा रहेगा, कौन सा नाम क्यूट रहेगा, है ना। एंड वी आर यूज्ड टू गूगल इट। सीधा गूगल, गूगल जी से पूछ लेते हैं ना क्या है उस टाइम गूगल नहीं थे तो उन्होंने नाम रख दिया पुरकिंजी। चलो ठीक है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल जब दोनों को आप एक साथ बात करते हो तो वी आर कॉलिंग इट एज प्रोटोप्लाज्म। नाउ एक बार लेबल कर लेते हैं ना बेटा, क्या हमने पढ़ा अभी, बड़ा सिंपल सा तो है। एक है इंटीग्रल प्रोटीन जो फंसा हुआ है, ये है सरफेस प्रोटीन, और ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, चलिए अगेन वी आर टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज लाइक व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। बेटा बहुत दुख का बात है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सब कुछ करता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगा तो सेल का सारा जो कंस्टिट्यूशन है अंदर में भी वो भी खत्म। सेल ऑर्गेनेल आउटर एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाएंगे और मर जाएंगे। याद रखिएगा, सब कुछ सेल मेम्ब्रेन से ही है। सेल वॉल नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं रहा नहीं चलेगा। एक और क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन है कि अमीबा आर नोन फॉर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, which of the following attributes are subject to change in this process। जरा बताना अमीबा एक जगह से दूसरे जगह जाता है मूव करके, और इस मूवमेंट में इनमें से इन चारों ऑप्शन में से क्या चेंज होता है। बेटा मैं जानता हूं कि आप जानते हो अमीबा मूव कैसे करता है। शायद आप नाम सुने होंगे एक टर्म का, बोलो बोलो बोलो, सुने हो नहीं सुने हो, स्यूडोपोडिया। सुने हो, हाँ। तो स्यूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट। अमीबा अपना स्ट्रक्चर बार बार बदलता है जिसके थ्रू और मूव करता है, स्यूडोपोडिया से अपना फॉल्स फीट की तरह मूव करता है। तो उसका साइज भी बदलता है और उसका शेप भी बदलता है। सिर्फ शेप नहीं बेटा, दोनों बदलता है, साइज भी और शेप भी। चलिए, सो एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क, अदरवाइज उसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप करके एंड करेंगे इस सेशन को। बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट, कुछ भी, कुछ भी नहीं। जा यार, आप लोग कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। चलो मैं ही पूछता हूँ, स्मॉलेस्ट सेल हमारे बॉडी का कौन सा, बताओ जल्दी, उसके बाद रिवीजन पे चलेंगे। जल्दी बताइए, स्मॉलेस्ट सेल हमारे बॉडी का कौन सा, हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी का, बोलो बोलो बोलो। रेड ब्लड सेल, नहीं, इट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ओवरऑल सबसे छोटा होता है। हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल है स्पर्म, ह्यूमंस में। और अगर सबसे लार्जेस्ट सेल का बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इट इज, नहीं 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 नहीं, ओवम। न्यूरॉन सबसे लंबा है, मैंने बताया था, सबसे लंबा और बड़ा में अंदर होता है। सबसे लंबा इज न्यूरॉन, सबसे बड़ा इज ओवम। लार्जेस्ट इज दिस ओवम। यस, वेरी गुड। चलिए बेटा, सो नाउ लेट्स रिवाइज। हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक का बात करा हमने, एवी लियोन हुक का बात करा हमने, एवीएल लिख दे रहा हूं। फिर सेल थ्योरी, ये दिए थे स्लिडेन, स्वॉन और आर वर्चाव। फिर हमने अलग अलग शेप्स ऑफ सेल के बारे में बात करा। हमने बात करा कि न्यूरॉन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा कि कुछ सेल्स डिस्क लाइक होते हैं जैसे कि आरबीसी। फिर हमने ये भी पढ़ा कि स्पिंडल शेप के कुछ सेल्स होते हैं जैसे मसल। फिर साइज का बात करा, साइज में सबसे लंबा पढ़े थे हम लोग ब्लू वेल का न्यूरॉन,
ब्लू वेल न्यूरॉन। ओवरऑल सबसे छोटा था माइकोप्लाज्मा, और ओवरऑल सबसे बड़ा था ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ सेल में। आज मेनली 3 पार्ट हमने पढ़ा। सबसे पहले हम पढ़े जेनेटिक मटेरियल, सबको डिटेल में जानेंगे बच्चा, एकदम नहीं घबराना है। उसके बाद हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म, and then we at last we learnt about the cell membrane. ठीक है बेटा, so I guess this is all from my side. Okay, so yeah, if there is no doubt, let us wind up the session. Bye beta. Yeah, thank you.